एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी अबनॉर्मल हो जाती है। इस अबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से ब्रेन में से सीजर्स डेवलप हो सकते हैं, एबनॉर्मल सेंसेशंस डेवलप हो सकते हैं। एपिलेप्सी किसी भी एज में चालू हो सकती है। ये पुरुषों में और स्त्रियों में दोनों में देखी जा सकती है। इसके अलावा एपिलेप्सी किसी भी रेस में, किसी भी कास्ट में किसी को भी हो सकता है। अगर एक सिंगल सॉलिटरी फिट आ जाए तो यूजुअली इसे एपिलेप्सी करके डायग्नोस नहीं किया जाता। अगर किसी को एक से ज़्यादा एपिलेप्टिक फिट आ रही है, एक से ज़्यादा सीजर आ रहा है जो 24 घंटे की गैप से ज़्यादा गैप में हो रहा है, तो उन लोगों में एपिलेप्सी की डायग्नोसिस करना ज़रूरी हो जाता है। एपिलेप्सी की डायग्नोसिस करने के लिए आपके डॉक्टर आपके सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ये इवैल्यूएट करने के लिए कि आपको कोई अंडरलाइंग बीमारी तो नहीं जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो रहा हो, वो डिफाइन करने के लिए आपके डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करवाने का सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा EEG यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी नाम की एक प्रोसीजर को कंडक्ट किया जाता है जिससे ब्रेन की एक्टिविटी स्टडी की जाती है। अगर आपको EEG की प्रोसीजर क्या होती है और ये टेस्ट एग्जैक्टली कैसे की जाती है, इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए हो तो हमारे EEG प्रोसीजर और EEG टेस्ट का वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। EEG के अलावा आपके डॉक्टर ब्रेन में कोई लीजन है या नहीं ये समझने के लिए MRI, CT स्कैन, PET यानी कि पोसाइट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी नाम का टेस्ट का सुझाव भी दे सकते हैं। अगर MRI और EEG की मदद से एपिलेप्सी का सेंटर एग्जैक्टली कहाँ है ये समझ में ना आ पा रहा हो तो आपके डॉक्टर आपको SPECT सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी नाम की एक टेस्ट का सुझाव दे सकते हैं। इस टेस्ट के द्वारा ब्रेन का एक 3D इमेज फॉर्म किया जाता है और उसमें से ये समझा जाता है कि एग्जैक्टली एपिलेप्टिक सीजर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादातर डॉक्टर्स दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाइयों की वजह से अगर एपिलेप्टिक फिट पूरी तरह से बंद ना हो पाए तो आपके डॉक्टर आपको सर्जरी का सुझाव दे सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में एक सिंगल एपिलेप्टिक, एंटी एपिलेप्टिक या एंटी सीजर दवाइयों से पूरी तरह से सीजर्स बंद किए जा सकते हैं। कुछ और लोगों में कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है या मल्टीपल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से सीजर्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम की जा सकती है। ज़्यादातर लोगों को एक डिफाइंड पीरियड के लिए यूजुअली 2 से 3 साल के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसके बाद एपिलेप्सी पूरी तरह से बंद हो सकती है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग भी चल सकती हैं। आपके लिए सबसे सूटेबल एंटी एपिलेप्टिक दवाई कौन सी है ये समझने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आपके डॉक्टर कुछ 1 या 2 दवाइयों को आपके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है और कई बार राइट दवाई फाइंड आउट करने के लिए ट्रायल एंड एरर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यूजुअली सबसे पहले आपके डॉक्टर आपको लो डोज देंगे और धीरे धीरे करके डोज की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। एंटी एपिलेप्टिक दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि वज़न बढ़ना, बोन डेंसिटी कम होना, स्किन में रैशेस आना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, चक्कर आना, बात करने में प्रॉब्लम होना या फिर स्पीच मेमोरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना, याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होना। ये सब माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स माने जाते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का। लेकिन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे कि डिप्रेशन, सुइसाइडल थॉट्स, सिवियर रैश या लिवर में स्वेलिंग आना। ये सारे सिम्टम्स एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के मेजर साइड इफ़ेक्ट्स माने जाते हैं। अगर आप में से किसी को भी जो भी एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ ले रहा हो उन्हें अगर ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को संपर्क करें। आपकी दवाइयाँ या फिर दवाइयों की डोसेज मॉडिफाई करने की शायद आवश्यकता हो सकती है। सीजर्स को अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए एंटी एपिलेप्टिक दवाई जो आपको प्रिस्क्राइब की गई है उसे रेगुलरली लें। जितना पॉसिबल हो उतना वो दवाई एग्जैक्ट सेम टाइम को लें। ये दवाई अपने आप से बंद ना करें, डिसकंटिन्यू ना करें, डोज स्किप ना करें।
अगर आपको प्रिस्क्राइब की गई दवाई की जेनेरिक वर्जन लेना चाहते हैं तो उसे आपके डॉक्टर के साथ एक बार ज़रूर कंफर्म करें। अगर एंटी एपिलेप्टिक दवाइयों से भी एपिलेप्टिक सीजर्स कंट्रोल ना हो पा रहे हो तो आपके डॉक्टर आपको सर्जरी का ऑप्शन दे सकते हैं। यूजुअली अगर एपिलेप्टिक फिट किसी डिफाइंड जगह से डेवलप हो रही है, किसी पर्टिकुलर जगह से अगर डेवलप हो रही है तो आपके डॉक्टर उस एरिया को सर्जिकली रिमूव करने का सुझाव दे सकते हैं। लेकिन ये सर्जरी करने से पहले उस निकाले हुए भाग की वजह से कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं या कौन सी एक्शंस अफेक्ट हो सकती है, इसके बारे में आपके डॉक्टर आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे। मेडिसिन्स और सर्जरी के अलावा कुछ थेरेपीज़ डेवलप हुई है जिसकी वजह से एपिलेप्टिक सीजर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी गई है, जैसे कि वेगस नर्व स्टिम्युलेशन, कीटोजेनिक डाइट, डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन और रिस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिम्युलेशन। ऐसी कुछ थेरेपीज़ मेडिसिन्स और सर्जरी के अलावा इस्तेमाल की जा रही है और जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी बेनिफिट्स देखे जा रहे हैं। इन सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अलावा कई रिसर्चेस अवेलेबल है, कई रिसर्चेस ऑनगोइंग है जो एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के बारे में हो रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।